अगर आरक्षण पर, संविधान पर, दलितों की लड़ाई पर, अधिकारों पर बात आएगी, लोकसभा चुनाव की तरह ये बाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर लड़ाई साबित होगी क्या? देखिए गरिमा जी, जो गुब्बारा होता है ना वो जल्दी फूट जाता है। गुब्बारे में हवा तो बढ़ती है पर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और फट जाता है। वही हुआ लोकसभा के समय में एक गुब्बारा बना, वो गया, पर वो हरियाणा में वो गुब्बारा फूट गया। क्योंकि जनता ने एक संविधान के नाम पे जो पूरे देश में एक राजनीति हुई, एक डिवाइड एंड रूल की राजनीति हुई, दलित की बात हुई, ओबीसी की बात हुई, ये कहा कि 400 सीट आ जाएगी तो आरक्षण हट जाएगा, कहीं ना कहीं वो जो कैंपेन था उसके ऊपर जनता ने भरोसा किया। हरियाणा का चुनाव आया, आप जानती हैं, आप भी हरियाणा से, कि वहां पे दलित पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस की वन साइडेड विक्ट्री होगी, क्योंकि दलित का अगर आप लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लोकसभा के चुनाव को विधानसभा में, तो कांग्रेस की जीत ऑन पेपर दिख रही थी। पर हुआ क्या, जब चुनाव आया, उनकी बड़ी सांसद, एक बड़ी नेता शैलजा को जिस प्रकार से उन्हीं के नेता ने उनके लिए अपशब्द कही, वहां से चालू हुआ। क्योंकि पूरा चुनाव मैं हरियाणा में था, वहां से शुरू हुआ। कोई बड़े नेता से लेके किसी ने भी इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उनको लगा कि चलो ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। देखिए दलित वहां पे पहले कांग्रेस से परेशान था। वहां पे मिर्ची कांड आपको मालूम है, गोहाना कांड हुआ था 2014 से पहले। उस समय शैलजा ने कहा था कि दलित जो है यहाँ पे हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। ये सब चीजों के बावजूद भी टेम्पररली हरियाणा के दलित ने कांग्रेस पे भरोसा रखा चुनाव लोकसभा में। पर जब हकीकत सामने आई कि शैलजा जैसी बड़ी लीडर के साथ ये हो सकता है, बार बार आप देखिए पूरे कैंपेन में वो बाहर रही, बार बार उन्होंने कहा, मुझे तो याद ही नहीं है मैंने लास्ट आखिर कब उनसे बात की। उन्होंने अपनी पीड़ा जताई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको नहीं कहा गया, कहा कि नहीं दुख तो होता है। तो ये चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अति आत्मविश्वास और अहंकार, ये सारी चीजें जो इग्नोर की, उसमें असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का जनता के सामने आ गया। लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई और गहरी है क्या रोहन? हरियाणा से इक्वेट करना महाराष्ट्र की लड़ाई को, संदीप हालांकि बेहतर समझाएंगे, लेकिन एक सेकेंड रुकिए ना, सवाल पूछने दीजिए। हरियाणा को महाराष्ट्र से इक्वेट करना इसीलिए ठीक नहीं है, जायज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक के तौर पर, केमिस्ट्री के तौर पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर डिफरेंट बिहेव करता है। और मैं ये बात क्यों कह रही हूं, इसका भी आंकड़ा रख देती हूं। भाई आपने कहा चलो लोकसभा में गलत नैरेटिव फैलाया, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अक्रॉस इंडिया लोगों ने भरोसा कर लिया। तो ये जो विधानसभा का आपका आंकड़ा है जो 2014 के बाद घटकर सिमट कर रह गया, भाई 24 सीटें जीती थी आपने 2014 में, शिवसेना और आपने, बीजेपी ने, घटकर रह गई 14 सीटें, 10 सीटें एब्सोल्यूट डाउनफॉल, और कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी 5 और एनसीपी की सीटें बढ़ी थी 3, 8 सीटें बढ़ी इनकी मिलाकर। तो ये तब तक तो आरक्षण का नैरेटिव फैला नहीं था, गलत नैरेटिव जो आप कहते हैं। नहीं देखिए गरिमा, वापस मैं चीज को आ रहा हूं। मैंने आपको हरियाणा की बात क्यों की? देखिए लोकसभा चुनाव था, पूरे देश का नैरेटिव था, और ये नैरेटिव एक राज्य तक सीमित नहीं था। ये सिर्फ हरियाणा महाराष्ट्र की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वो नैरेटिव चला। हर जगह पे जहां पे दलित बहुमूल्य लोग थे, जनता थी, वहां पे बीजेपी को माइनस हुआ। वो एक फैक्ट है और वो पूरा एक नैरेटिव चला। पर अब जब हम उसके बाद जब राज्यों पे जा रहे हैं, चुनाव, एक हरियाणा का आपने ट्रेलर देखा, देखिए एक ट्रेंड होता है चुनाव में, कोई भी पॉलिटिकल चीज में एक ट्रेंड सेट होता है। जो ट्रेंड ऊपर था वो हरियाणा में नीचे आया। अब दलित कैसे भरोसा करेंगे? मुझे एक चीज बताइए गरिमा जी, अगर एक दलित नेता है कांग्रेस पार्टी का, अगर हरियाणा में उसके साथ होता है, आज भी नाना पटोले ने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? चालू चुनाव में उनके नेता विदेश में जाके ये कहेंगे कि हम लोग आरक्षण खत्म करेंगे। भाई समय की बात कर रहे थे, पर उनका इंटेंशन तो पूरा बयान नहीं पता क्या? राहुल गांधी ने जो कहा था, ये गलत नैरेटिव कम से कम सबसे बड़ा सवाल के मंच पर नहीं फैलाएं। मैं ये आग्रह करती हूँ आपसे। देखिए आपकी एक आदत है, आप बोलना चालू करती हैं, आप सुनती नहीं है। मैंने पूरी चीज कही। उन्होंने कहा कि सही समय पे हम आरक्षण खत्म करेंगे, पर उसका इंटेंशन तो है खत्म करेंगे। बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस वी कैन थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन। सुनिए प्लीज, सुन लीजिए। मेरी आदत नहीं है मैं मिसकोट करके आधी बात करूंगा, मैं पूरी बात करूंगा, बट उसमें इंटेंशन है कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे। हमारा सवाल उस इंटेंशन पे। अरे ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा भाई, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया विल बी अ सेफ प्लेस, व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस। सुनिए गरिमा जी, आप भी सही समय की बात करेंगे। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। देश जिस हिसाब से आगे जा रहा है, जिस हिसाब से आज भी दलितों की सिचुएशन है, आज उसको खत्म करने की बात आप नहीं सोच सकते। और ठीक आप इसका उलट हरियाणा में कर रहे हैं। वो जो होमोजीनस एक समुदाय कम्युनिटी है, आप वहां
क्रीमी लेयर लगाकर आपने बांट दिया दलितों को 10% और 10% के खांचे में। ठीक से आपने स्टडी किया हो, वहां पे 36 जाति जो अति वंचित दलित की जो बात है वो पूरा क्लासिफाइड किया हुआ है। अति वंचित दलित जाति में 36 जो कौम है उसको बेनिफिट देने के लिए किया है और उसका जो फायदा है जनता तक पहुंच रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो दलित नेता मिलने गए थे उनको प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन देकर भेजा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्रीमी लेयर वाले फैसले को लागू नहीं करेंगे। आपने हरियाणा की पहली कैबिनेट में उसको प्रस्ताव को पास करा दिया। आप जो मैं अति वंचित दलित की बात कर रहा हूं वो उस चीज से अलग है। आप देखिए कैटेगरी जो क्रिएट हुई है वहां पे 36 ऐसी कौम है जो अति वंचित है। दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और जो शैलजा जी है उसी समाज से आती है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। तो फिर ओबीसी, अरे भाई इतना डबल स्टैंडर्ड रोहन गुप्ता रखेंगे? डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ? इतना डबल स्टैंडर्ड? रोहिणी आयोग की सुनिए ना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पिछले 1.5 साल से रखी है राष्ट्रपति के पास। 2900 जातियों में तकरीबन 93 जातियां ऐसी हैं जिन्हें 0% लाभ मिला है। 94 ऐसी हैं जिन्हें मात्र 2% लाभ मिला है रिजर्वेशन का। 25% जातियां ले गई 90% आरक्षण। वो रिपोर्ट लागू करने का आज तक साहस नहीं हुआ। आप गरिमा जी अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं कि उसी तरीके से 36 जाति को डिमार्केट किया गया जिनको लाभ नहीं मिला था और उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया था। आप बोल रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। अरे भाई कमाल कर रहे हैं रोहन गुप्ता। सुनिए ना, एससी दलितों में आपको 36 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो दिख रहा है। जब मैं डिबेट में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी को भी लाभ नहीं मिला, वो रिपोर्ट दबाकर बैठे हैं आप बोलती रहेंगी तो मेरी बात नहीं सुन पाएंगी। कॉन्ट्राडिक्ट मैं नहीं कर रही रोहन, आप कर रहे हैं। 36 जाति ऐसी है, 36 जाति हरियाणा में प्रेजेंट है। रोहिणी रिपोर्ट के आधार पर उसको जब डिमार्केट किया, अति वंचित दलित की जो कैटेगरी हुई उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट की गई। क्रीमी लेयर अलग चीज होती है, वो टॉप डाउन होता है। मैं आपको बॉटम अप की बात कर रहा हूं और वही मैं कह रहा हूं कि देखिए पूरा जो भी सरकार आती है उसका पहला काम क्या है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हो उस तक से उसकी जो है योजनाओं का लाभ पहुंचे, आरक्षण का लाभ पहुंचे। और दूसरी पार्टी अभी क्या करी, आप अति वंचित की तो बात जाने दीजिए, उनकी नेता तो अति वंचित कैटेगरी में थी तो भी अगर उसके साथ अन्याय होता है तो दलित समाज उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। जो हरियाणा में ट्रेलर दिखाया तो नहीं, चलिए ठीक है। अब रोहन ये बताइए कि एससी समाज में, शेड्यूल कास्ट में तो आपने क्रीमी लेयर का फैसला हरियाणा में लागू कर दिया और वो जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 90% ओबीसी कास्ट आरक्षण का सारा लाभ ले जाती है, 97% लाभ 25% जातियां ले जाती हैं, वो क्यों दबाकर बैठे हैं बस्ते में? देखिए अभी आप वापस ओबीसी पे चले गए, राइट? या तो हम दलित की बात करें या ओबीसी की बात करें, इसका जवाब दीजिए ना। मैं प्रिंसिपल सुनिए, भाई वहां भी अन्याय हो रहा है ना, वहां भी अन्याय हो रहा है, वो दबाकर क्यों बैठे हैं बस्ते में? मैंने कहा अति वंचित के लिए कैटेगरी की तो आप बोल रहे डिवाइड कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि ओबीसी लाभ तो क्या कोई लाभ नहीं ले गए। जितने भी जो लोग भी देखिए ओबीसी में भी कैटेगराइजेशन है, दलित में भी कैटेगराइजेशन है। मैं आपको यही कहता हूं कि देश जैसे आगे बढ़ता है, इस बात का जवाब रोहन गुप्ता नहीं है क्या? थोड़ा सा सरल जवाब दीजिए ना, मुझे भी समझ में आएगा। आप सवाल बदल रही हैं 2-2 मिनट में, आप एक ही सवाल रखिए ना। नहीं, बिल्कुल एक सवाल पूछ रही हूँ, एकदम एक सवाल पूछ रही हूँ। सुन लीजिए, हरियाणा में दलितों का सब क्लासिफिकेशन जरूरी है ना रोहन गुप्ता? आप सुनेंगे बात को? सुनिए, दलितों की अति वंचित की कैटेगरी रोहिणी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर से क्रिएट किया गया। 94 में से 36 जातियां हरियाणा में थी, उसके लिए कैटेगरी क्रिएट की। मैंने पहले आपका आंसर वो दे दिया। सब क्लासिफिकेशन जरूरी है हरियाणा में? देखिए वापस आप आ रही हैं, आप बोलेंगे रोहिणी रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन तो होगा ना। आगे बढ़ना है तो दो प्रश्नों पर क्लैरिटी दीजिए मुझे। आप आपको देखिए डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट तो नहीं होगी ना। आप अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अति पिछड़ा अगर अति वंचित दलित का है वो कैटेगरी कैसे हुआ? वो दलित समाज में हम ये देखते हैं कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 70 लोग ऐसे हैं कि उनको जरूरत ज्यादा है तो वो कैटेगराइजेशन नहीं हुआ। तो यही ना, मैं चलिए अभी आप ही के सवाल पर आ जाती हूँ। हरियाणा में सब क्लासिफिकेशन जरूरी है ना? देखिए वापस रोहिणी रिपोर्ट के हिसाब से वो किया है, जरूरी नहीं है, पर जो अति पिछड़ा अति वंचित दलित के लिए लाभ पहुंचे उसके लिए एक व्यवस्था क्रिएट की गई। हाँ, तो हरियाणा में दलितों का सब क्लासिफिकेशन जरूरी है, व्यवस्था पहली कैबिनेट में कर दी गई। लेकिन ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर वोटों का नुकसान होगा। और अगर रोहन गुप्ता इस बात का जवाब मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए। भाई हरियाणा में दलितों का हक मारा जा रहा है, इसलिए सब क्लासिफिकेशन हो गया।